हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। डीएलएड के 501 कोर्स की हम बात कर रहे हैं, जो कि डीएलएड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही और DSSB के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो माना जाता है कि एनआईओएस का मटेरियल जो है वो कर लेना चाहिए DSSB का एग्जाम देने से पहले। ठीक है जी। सो इसमें एनआई कोर्स में जो है 501 में 3 ब्लॉक हैं। पहला ब्लॉक जो है कंप्लीट कर चुके हैं हम, सेकंड ब्लॉक जो है वो हमने शुरू कर रखा है और तीसरा ब्लॉक जो है वो हम 8th यूनिट के साथ शुरू करेंगे। यानी 3 ब्लॉक में टोटल 10 यूनिट हैं, जिसमें से हम 7th यूनिट में जो है वो आ चुके हैं और आज 7वीं यूनिट के साथ हम सेकंड ब्लॉक जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सो ऑब्वियसली डीएलएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सो एलिमेंट्री एजुकेशन पे ज्यादा फोकस डेफिनेटली रहेगा। सो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे और प्लानिंग और मैनेजमेंट वर्ड से ही आपको पता लग रहा होगा कि कुछ क्रैम करने वाली चीजें इसमें है नहीं। पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल आज का लेक्चर होने वाला है। सुन लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि प्लान करते टाइम आप जो है फैक्चुअल चीजें बहुत कम देखते हैं। ठीक है। सो फैक्चुअल चीजें आपको कम दिखाई देंगी, समझने की चीजें ज्यादा दिखाई देंगी, ताकि कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो आप एनालाइज करके उसको आंसर कर सकें। ठीक है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो देखिए जी, सबसे पहले तो जब भी प्लानिंग की बात आएगी ना, उस टाइम पे आपको दो चीजें दिखेंगी, दो वर्ड दिखेंगे, एक सेंट्रलाइज्ड और एक डिसेंट्रलाइज्ड। सो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम या डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम या फिर इन जनरल सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है। ओके। तो सेंट्रलाइज मतलब एक जगह पे सेंट्रलाइज हो रखी है चीजें, एक जगह पे ही सेंटर है। मतलब आप ये लगा लीजिए, अगर हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो एक नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट है यानी सेंटर में। ठीक है। और एक गवर्नमेंट है अपनी स्टेट लेवल पे। और अब जो है मतलब 1994 के बाद अब जो है लोकल गवर्नमेंट भी हमारे पास है, पंचायत वगैरह। ठीक है। तो ये सेंट्रल लेवल पे चीजें हो गई, ये स्टेट लेवल पे और ये लोकल लेवल पे। ओके। सो जो सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम होगा उसमें सारे के सारे फैसले, चाहे डिसीजन मेकिंग के हों, मॉनिटरिंग के हों, मैनेजमेंट के हों, सारी की सारी चीजें कहाँ कंसंट्रेटेड रहेंगी? सेंटर के पास। मतलब नेशनल लेवल पे सेंटर ही सब कुछ करेगा, वही सारी चीजें जो है संभालेगा। यानी एजुकेशन की अगर बात करें तो नेशनल लेवल पे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो सारे के सारे काम करेंगे। ठीक है। या फिर आप ये लगा लीजिए स्टेट लेवल पे फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा। लेकिन जब हम यही फैसले ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ क्या कर देते हैं? डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। मतलब अब फैसले लेने का हक जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटीज को भी हमने दे दी है। ठीक है। लोकल लेवल को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। सो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। ओके। सो सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम में सारे के सारे मोस्टली फैसले एजुकेशन मिनिस्ट्री में, नेशनल लेवल पे एजुकेशन मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे एजुकेशन डिपार्टमेंट लेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आते ही हमें नीचे की तरफ जो है पावर को थोड़ा डिसेंट्रलाइज करना है, देना है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे पावर हम कंसंट्रेटेड करके रखें। सो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है डिसेंट्रलाइजेशन का वो क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हम इंश्योर कर पाएंगे इक्विटी और इंक्लूसिवनेस एलिमेंट्री एजुकेशन के लेवल पे। क्योंकि अगर हम आसपास के लोगों को, लोकल लेवल पे लोगों को इंक्लूड करेंगे, सो हम बेटर तरीके से जो है एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज कर पाएंगे। ठीक है जी। देन इंडिया का क्या एक्सपीरियंस है अब तक? तो इंडिया के एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ही आप ये बता दीजिएगा ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से ईयर में जो है वो आए थे। ओके। 1990s में आए थे। कौन सा पर्टिकुलर ईयर है वो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को जो है क्या कर दिया था? बना दिया था। ठीक है। सो उस इन एक्ट की ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए, इनके थ्रू हमने फिर जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI ये जो है हमने इन्वॉल्व कर लिया था, नई चीज को हमने इजाद किया था और इनको हमने बना दिया था। मतलब लोकल गवर्नमेंट हमने क्रिएट कर दी थी। ओके। और इस शिफ्ट की वजह से वुमेन को या फिर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटी या जो डिसएडवांटेज ग्रुप था उनको भी एक आवाज बन के जो है वो निकलती है, उनकी भी आवाज बनते हैं। क्योंकि लोकल लेवल पे क्या चीजें हो रही हैं वो लोकल लेवल के लोग ही टैकल करने के लिए हमने वहां पे एक छोटे लेवल पे गवर्नमेंट बना दी है। ओके। ICDS एक्सपीरियंस, ICDS है क्या वो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ। लास्ट लेक्चर मतलब इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी मैंने आज
सुबह उसमें मैंने ICDS और किशोरी शक्ति जो है किशोरी शक्ति योजना के बारे में आपको करवा दिया था। ICDS कब लॉन्च हुआ ये कमेंट करके बता दीजिएगा, ICDS स्कीम जो है, ठीक है। सो उस स्कीम का एक्सपीरियंस भी यही था कि जब हम लोकल लोगों को इंक्लूड करते हैं ना, सो एक हेल्थ लेवल पे या न्यूट्रिशनल लेवल पे पॉइंट ये है कि हम ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को क्या कर पाते हैं, टैकल कर पाते हैं, अगर हम लोकल लोगों को या जो है उसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं तो। ओके, सो ICDS इंटीग्रेटेड जो है चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम या सर्विसेज की बात की थी हमने इसके अंदर। सो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप 0 से 6 ईयर्स के जो है इसके अंदर बेनिफिशियरीज थे, वो मैंने करवा दिया है आपको। नेशनल लिटरेसी मिशन जो है इसने भी यही बताया कि जब हम लोकल लेवल पे जाते हैं ना, और अगर हम लोकल लेवल के लोगों को इंक्लूड करके, मान लो मैं एक टीचर हूं, मैं स्कूल में, और मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूं, और मुझे वहां के आसपास के जो स्कूल हैं या आसपास का जो एरिया है, गांव है, उसके बच्चों को जो है प्रोत्साहित करना है और उनके माँ बाप को प्रोत्साहित करना है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें, ठीक है। सो उसके लिए अगर मैं गांव के सरपंच या गांव की किसी लेडी या एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन को साथ लेके जाऊंगी, अगर उनको इंक्लूड करूंगी, तो वो जो है बेहतर तरीके से चीजों को समझा पाएंगे मेरे से भी ज्यादा, ठीक है। सो वो चीज क्या है, नेशनल लिटरेसी मिशन ने भी, मतलब जब हमने इसको इंप्लीमेंट किया तो उस टाइम पे भी हमने ये पाया कि जो लिटरेसी लेवल है वो इंक्रीज हो रहे हैं जब लोकल लोग उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक डिफरेंस जो है वो बन के आता है। इससे हमें ये समझ आता है कि हमें लोकल लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, जैसे DPEP ये भी मैंने आपको करवाया था कि नवंबर 1994 में ये लॉन्च हुआ, और उस टाइम वो भी किस लिए लॉन्च हुआ था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, ठीक है। सो सक्सेसफुल आप बेहतर तरीके से चीजें तभी कर पाएंगे जब स्टेक होल्डर्स जो है वो सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। ओके, सो एक एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी के लिए, उनके इन्वॉल्वमेंट के लिए बहुत जरूरी है। कौन कौन से लोगों का इन्वॉल्व होना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, अगर हम 2009 के RTE एक्ट की बात करें तो आप मुझे ये बताइएगा कि स्कूल जो मैनेजमेंट कमेटी हमने बनाई है SMCs, वो उसमें कितने परसेंटेज जो है वो पेरेंट्स होने जरूरी हैं, ठीक है। और उस स्कूल, मैंने 2 क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं, कितने परसेंटेज जो है वो होने जरूरी है SMC में पेरेंट्स, और उसका हेड कौन होगा, चेयरपर्सन या जो भी है हेड कौन होगा SMC का, वो भी बता दीजिएगा। पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन होनी जरूरी है, मदर टीचर एसोसिएशन होनी जरूरी है, ट्राइबल ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल। सो पॉइंट ये कि ये जो लोकल लेवल पे चीजें हैं ना, हमें इनको इंक्लूड करना है। सो इनका इन्वॉल्वमेंट जो है, इनका पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत जरूरी है अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रही हैं तो। ओके, अब बात आती है प्लानिंग की। प्लानिंग होता क्या है, प्लानिंग इट्स लाइक अगर आप कहीं घूमने जाना है तो भी बजट को प्लान करते हैं, डेज प्लान करते हैं, कब क्या करेंगे वो प्लान करते हैं, वही सेम चीज यहाँ पे है। आप ये यहाँ पे क्या, एक सेट ऑफ एक्शंस या एक्टिविटीज आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो है, जो आपको अचीव करने हैं ऑब्जेक्टिव्स, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है वो आप जो है पर्पसफुली क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं उसका। बेसिकली अगर मुझे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन चाहिए करना है, सो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, मुझे एक्सेस चाहिए होगी कि बच्चों के पास एक्सेस तो हो, कम से कम स्कूल तो हो आसपास। एक्सेस के बाद मुझे एनरोलमेंट चाहिए होगा। तो ये जो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो कॉन्टिन्यूटी में स्टेप्स बन रहे हैं ना कि एक्सेस, एनरोलमेंट, एनरोलमेंट के बाद रिटेंशन, ये और क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सेट ऑफ एक्टिविटीज को हम सिक्वेंशियल ऑर्डर में लगा रहे हैं एक गोल को अचीव करने के लिए, और गोल है हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। सो ये क्या हो गई हमारी एक तरीके से ये प्लानिंग हो गई। ओके, सो प्लानिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम स्ट्रैटेजीज को आइडेंटिफाई और इवॉल्व करते हैं कि हम कैसे ओवरऑल गोल को पूरा कर सकते हैं। इसमें हम मोबिलाइजिंग, मतलब वही है, घूम फिर के बाद आपको सेम तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से सेम बात बताई गई है प्लानिंग में। सो मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, क्या करने के लिए, जो स्ट्रैटेजीज और प्लान आपने बनाए हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, और प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, और लास्ट में जाके फिर इवेल्युएट करना कि क्या इंपैक्ट जो है, जो आपने पूरी प्लानिंग की थी, इंप्लीमेंटेशन किया था, उससे क्या इंपैक्ट निकल के आया है। ओके, देन जी प्लानिंग में भी हम यूजुअली 2 चीजें पढ़ते हैं, एक मैक्रो लेवल पे प्लानिंग और एक माइक्रो प्लानिंग। अगर मैं ये कह रही हूं कि एक्सेस होनी चाहिए और उसके बाद एनरोलमेंट होना चाहिए, रिटेंशन होनी चाहिए, क्वालिटी पे फोकस करना है, ये क्या है, ये मैक्रो लेवल पे चीजें हैं। अब जब इनके अंदर हम पर्टिकुलरली जाके इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करेंगे, एक्सेस में बच्चों को स्कूल में लेके आएंगे, एनरोल करवाएंगे, सो वो जो चीजें हम बिल्कुल छोटे लेवल पे कर रहे होंगे ना, सूक्ष्म लेवल पे, वो माइक्रो प्लानिंग में आ जाएगी। और माइक्रो प्लानिंग में अगर हम
हम देखेंगे तो अगेन हमें सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि हम बेटर इंप्लीमेंटेशन कर पाए। ओके, टू इंश्योर दैट स्कूल जो है एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाए किसी भी हैबिटेशन में, मतलब जहां रह रहे हैं लोग, सो वहां जो लोग रह रहे हैं उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, उनको ऑनरशिप देना बहुत जरूरी है कि वो भी चीजों का ध्यान रखें, और इसीलिए हम पेरेंट्स को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में इन्वॉल्व करते हैं। ओके, एक टीचर जो है वो अकेला सारी की सारी चीजें या हर एक बच्चे की नीड पे अटेंशन सारी की सारी चीजें नहीं कर सकता, अटेंशन नहीं दे सकता, इसलिए स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्व होना, यानी वुमेन ग्रुप का या विलेज एजुकेशन कमेटी मेंबर्स का या पेरेंट्स का, इन सब का इंक्लूड मतलब इनका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी हो जाता है कि सिर्फ अकेला टीचर कुछ नहीं कर पाएगा, बाकी सब लोग मिलके अगर करेंगे तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। ठीक है, सो इसीलिए विद द हेल्प ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स हमें इंश्योर करना है कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप है सोसाइटी का, सारे के सारे बच्चे हैं, सबको जो है एक क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है मिले, और उसी के लिए हमें प्लानिंग करनी है। तो स्टेप्स क्या होंगे जब हम कम्युनिटी को इंक्लूड कर रहे हैं माइक्रो प्लानिंग के प्रोसेस में? तो सबसे पहले तो हमें कम्युनिटी को एम्पावर करना पड़ेगा कि कम्युनिटी के अंदर बहुत बार ये भी होता है ना, गांव में लोग इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते, बहुत बार, अब तो होते हैं शायद, बट पहले नहीं होना चाहते थे इतना, क्योंकि वो ये बोलते थे हम तो पढ़े लिखे वैसे ही नहीं है, हम क्या ही कर लेंगे, क्या हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो वो एम्पावर करना, कम्युनिटी को एम्पावर करना सबसे पहले जरूरी है। फिर हमें प्लानिंग टीम्स को आइडेंटिफाई करना, और प्लानिंग टीम में भी कि अच्छा ये कोर टीम रहेगी, इस कोर टीम के अंडर ये लोग काम करेंगे, उसमें पर्टिकुलरली और कौन हेल्प करेगा, तो वो सारी चीजें प्लान करना। ठीक है, देन कैपेसिटी बिल्डिंग करना, जो कोर प्लानिंग टीम हमने बनाई है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग। फिर हमें इश्यूज ढूंढने हैं कि हमें किन इश्यूज में इंटरवीन करने की जरूरत है, क्या किन इश्यूज में दखल देके उसको ठीक करने की जरूरत है। सो वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज, डाटा रिक्वायरमेंट एंड सोर्सेज ऑफ डाटा, कि जो पर्टिकुलर, उसके लिए आपको डाटा भी तो चाहिए होगा, और डाटा चाहिए होगा तो आप कहां से कलेक्ट करेंगे डाटा को, कि कैसे कैसे चीजें करनी है या पहले क्या हुआ है, क्या सोर्सेज हैं, तो वो देखना पड़ेगा, और लास्ट में जाके हमें माइक्रो प्लानिंग की एक्सरसाइजेस को प्लान करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें जब हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं तो ये स्टेप्स जो है वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि माइक्रो प्लानिंग के प्रोसेस के दौरान इन स्टेप्स को मद्देनजर रखा जाए। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि हमें मतलब डिसेंट्रलाइजेशन करना है, तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं डीओ की, डीआरसी की। डीआरसी में हम डाइट यूजुअली ले लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर। बीओज जो है ब्लॉक लेवल पे एजुकेशन ऑफिसर, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन ऑफिसर, ये ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और ये क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। तो ये हमने पिछले कुछ लेक्चर्स जो हमने किए इसी कोर्स के, उनमें भी बात की थी कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, सीआरसी, ये क्या करते हैं। ओके, तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर को बीओ हेड कर लेगा, ठीक है, डीआरसी का हेड डीओ हो जाएगा। तो वो सारी चीजें हेड इन द सेंस, अगर जो है डीआरसी देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिसोर्स सेंटर की बात हो रही, तो डाइट्स होती है, डाइट्स में तो प्रिंसिपल भी होते हैं, ठीक है, बट अल्टीमेटली हेड कौन होगा उनका, सबका डीओ होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, सो इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं कि ये लोग ध्यान रखें कि कैसे हमें लोकल लेवल के जो लोग हैं उनको इंक्लूड करना है लोकल लेवल पे। ओके, देन है जी स्पेशल एंड सोशल मैपिंग। तो हम सारी चीजें अभी तक तो प्लान कर रहे हैं ना, एक सोशल लेवल पे क्या मैपिंग होगी, उसका क्या प्रोसेस होगा, वो भी देखना पड़ेगा, राइट। सो एनवायरमेंट बिल्डिंग इन द विलेज, तो विलेज में एक एनवायरमेंट को बिल्ड करना, विलेज एजुकेशन कमेटी फॉर्म करना स्पेसिफिकली स्कूल मैपिंग के लिए कि क्या क्या चीजें होंगी स्कूल लेवल पे। देन जो विलेज कमेटी के जो मेंबर्स हैं विलेज एजुकेशन कमेटी के, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, कि ताकि वो अच्छे से स्कूल मैपिंग कर पाए। प्रिपरेशन ऑफ अ रफ स्पेटियल मैप ऑफ द विलेज, एक विलेज का भी मैप होना चाहिए। एक हाउस होल्ड सर्वे हमें कंडक्ट करना है कि कितने बच्चे हैं, क्या स्कूल में जाते हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सब पता हो हमें। एक फाइनल मैप जो है वो हमें प्रिपेयर करना है जिसमें डिफरेंट हाउस होल्ड, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच हाउस होल्ड, और उनका एनरोलमेंट स्टेटस क्या है, कि घर में कितने बच्चे हैं, कितने स्कूल में एनरोल्ड हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें। प्रिपरेशन ऑफ विलेज स्कूल एजुकेशन रजिस्टर बनाना है। देन प्रेजेंटेशन ऑफ मैप एंड एनालिसिस टू द पीपल, ताकि उसका वैलिडेशन मिल सके, और लोगों के भी और सजेशंस हमें वहां से लेने हैं कि हम ये करने वाले हैं, आपको क्या लगता है और क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये एक सोशल लेवल पे मैपिंग बहुत जरूरी हो जाती है, और इसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जो सपोर्ट चाहिए होगी, वो कौन एक्सटेंड करेगा, वो जो डीआरसीज हैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर्स, वो जो है वहां से हमें हेल्प मिल जाएगी।
देन रिसोर्स सेंटर्स फॉर प्लानिंग जो हमने अभी अभी बात की, जैसे डाइट, डीपीईपीस, तो ये इनके पास एक प्लानिंग और मैनेजमेंट यूनिट होगी। उसमें भी फर्दर जो है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स, उनसे भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो टीचर्स को स्कूल लेवल पे असिस्ट करें, या स्टाफ जो है हमारा विलेज पंचायत का उसको असिस्ट करें, उनको चीजें समझाएं, तो वो सारी की सारी जो उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। तो रिसोर्स सेंटर्स जो है प्लानिंग में बहुत जरूरी भूमिका जो है वो निभाएंगे। ओके, अब गवर्नमेंट के साथ या गवर्नेंस के साथ भी काफी इश्यूज कई बार आ जाते हैं, सो वो इश्यूज भी हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया किसी चीज को फंड करना, ठीक है, तो वो लोकल लेवल पे फंड दे रहे हैं, वो कैसे दे रही हैं, कैसे जो है वो सेंट्रल रिसोर्सेज जो है वो लोकल बॉडीज को एलोकेट किए जाएंगे, लोकल अथॉरिटीज को कितनी फ्रीडम होगी, कैसे उनको यूज करना है, क्या ये भी सिर्फ उनको सेंटर के थ्रू बताया जाएगा, या उनको भी फ्रीडम होगी कि लोकल प्रॉब्लम्स के हिसाब से वो फंड्स को इस्तेमाल कर सकें, या जो लोकल बॉडीज हैं वो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होंगी फंड्स को सिक्योर करने के लिए प्राइमरी एजुकेशन के लेवल पे, क्या क्या सोर्सेज होंगे, और प्लस ये टैक्स बेस क्या होगा इसका, मतलब जो लोकल अथॉरिटीज है जिनको ये यील्ड में मतलब पैसा मिल रहा है इनफ, और प्लस लोकल लेवल पे और भी रेवेन्यूज आते हैं, तो क्या वो रेवेन्यूज इनफ है इस पर्पस के लिए, या फिर हु विल ओवरसी एंड ऑडिट द फाइनेंसेस, कौन ध्यान रखेगा ये पैसे कितना आ रहा है, कहां से आ रहा है, तो वो सारी चीजें ध्यान रखनी, मतलब वो एक इश्यू आ जाते हैं कि ग्रे एरियाज आ जाते हैं, बहुत बार बहुत क्लैरिटी से चीजें नहीं मेंशन की होती, सो वो इश्यूज जो है गवर्नेंस में वो रहेंगे, उनको भी सॉर्ट आउट करना है। ओके, फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का क्या रोल रहेगा, तो स्कूल देखिए यहाँ पे मैंने बता ही दिया, वैसे तो किसी ने ऊपर ही रोक के क्वेश्चन का आंसर किया होगा तो बढ़िया है। 75% स्ट्रेंथ जो है वो बच्चों के पेरेंट्स की होती है, ठीक है, और 25% में फिर और मेंबर्स आते हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हम बनाते हैं ना, वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी पे भी मैंने अलग से लेक्चर बना रखा है, प्लस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात जो है किसने की थी, आरटी एक्ट 2009 ने की थी, तो वहां पे भी हमने इसको डिस्कस किया था थोड़ा सा। 25% में फिर 1/3 मेंबर्स जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए लोकल लेवल पे, जो इलेक्शन के थ्रू जीत के आए हैं लोकल अथॉरिटीज में, ठीक है, तो उनमें से होने चाहिए 1/3 मेंबर जो है अमंगेस्ट टीचर्स होने चाहिए, ठीक है, जो कि स्कूल के टीचर्स ही डिसाइड करेंगे कि कौन कौन उसका मेंबर होगा, और रिमेनिंग 1/3 जो है वो लोकल लेवल पे जो एजुकेशनिस्ट हैं या चिल्ड्रन है स्कूल में उनमें से भी होने चाहिए, जो कि पेरेंट्स जो है कमेटी में डिसाइड करेंगे कि कौन कौन हो सकता है, ठीक है। सो इनका रोल भी रहेगा जब हम प्लानिंग की बात करेंगे। इसके साथ साथ 2009 का जो एक्ट है आरटीई एक्ट, उसमें स्कूल मैनेजमेंट की बात की गई है, सो वो भी पता होना बहुत जरूरी है। तो आरटीई एक्ट 2009 अच्छे से कवर कर लीजिएगा, मैंने करवा रखा है, एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर मैनेजमेंट, कि जब हम मैनेज कर रहे हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आईसीटी क्या रोल प्ले करेगा वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आईसीटी जो है वो जो कम्युनिकेट करने में जो भी चीजें हमारे पास इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसको क्रिएट करना, स्टोर करना, मैनेज करना और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसकी इफेक्टिव डिलीवरी के लिए भी आईसीटी बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, सो और यूजर्स की भी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो आईसीटी के थ्रू कम्युनिकेट, कोलैबोरेट और एक्सचेंज कर पाए इंफॉर्मेशन को। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आईसीटी तो आपने प्रोवाइड कर दी, चीजें प्रोवाइड कर दी, लेकिन लोगों को वो यूज करना ही नहीं आता तो क्या पॉइंट रह जाएगा। इसीलिए 3 ड्राइवर्स ऑफ आईसीटी यूसेज, जब हम आईसीटी के यूसेज की बात करते हैं तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो लैंग्वेज की जो एबिलिटी है आपकी उस लैंग्वेज को यूज करने की जो इंटरनेट पे चल रही है, ओके, देन लिटरेसी, स्पेसिफिकली अ कल्चर ऑफ रीडिंग, एंड देन लर्निंग यानी लेवल ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। 3 ड्राइवर्स ऑफ आईसीटी यूसेज, लैंग्वेज, लिटरेसी एंड लर्निंग। देन है एक वर्ड आता है स्कूल नेट, ये आपको पता होना जरूरी है, अगर नहीं पता तो आज सुन लीजिए। स्कूल नेट होता क्या है? बेसिकली नेट मतलब एक नेटवर्क, जैसे इंटरनेट होता है तो नेटवर्क ही वो भी एक तरीके से। सो ये एजुकेशनल अथॉरिटीज का, स्कूल का, टीचर्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी और जो वाइडर एजुकेशनल रिसोर्सेज है उनका एक नेटवर्क होगा जिसको हम बोल रहे हैं स्कूल नेट। ओके, और जो स्कूल नेट टर्म है वो इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज की गई है, किस चीज के लिए? टू रेफर टू आईसीटी बेस्ड ई मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी स्कूल लेवल पे, जब स्कूल एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जब आप चीजों को मैनेज करते हैं आईसीटी की हेल्प से, तो जो आईसीटी बेस्ड ई मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसको हम क्या बोल देते हैं? स्कूल नेट बोल देते हैं, ठीक है।
फंक्शंस क्या होंगे? तो टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ये कंटेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, देन एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन और एडवोकेसी में हेल्प करेंगे, और मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एंड रिसोर्सेज में भी हेल्प करेंगे। सो ओवरऑल स्कूल नेट हो गया कि आईसीटी बेस्ड जो ई मैनेजमेंट सर्विसेज हम प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं वो सारी की सारी चीजें स्कूल नेट के अंडर आ जाएंगी। ओके अब ओवरऑल फाइनेंसिंग पैटर्न क्या होगा? तो फाइनेंसिंग पैटर्न अलग अलग हो सकता है, जैसे अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग एक्सपेंडिचर। तो बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान हमने पढ़ा, तो उसमें पहले क्या था 85:15 का शेयरिंग था कि 85 मान लो 100 रुपए खर्च हो रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान के लिए, तो 85 रुपीज सेंटर देगा, 15 रुपीज स्टेट देगा। ये 9th प्लान के दौरान था। देन हमने 10th प्लान के दौरान इसको चेंज करके 75-25 कर दिया, क्योंकि आप यूज टू हो गए ना आप चीजों के, तो अब स्टेट खुद भी मैनेज करना सीख सकता है। तो हमने 75-25 किया, और उसके बाद जो है 10th प्लान के बाद 50-50 की शेयरिंग बेसिस हो गई। ओके देन स्टेट इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी की ये जो फंड की बात हो रही है, सेंटर की तरफ से जो फंड आएगा वो कहां पर आएगा? तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो एक स्टेट इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। देन है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लान्स की। ऑलरेडी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन प्लान्स हम पढ़ रहे हैं उनके लिए भी तो अलॉटमेंट्स होंगी ना, उनके लिए भी तो ग्रांट्स जो है वो होंगी। तो वो जो फंड है या रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल करवाए गए हैं किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए या किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, वो सारे के सारे भी हमें शो करने हैं क्लियरली, ट्रांसपेरेंसी के साथ। सबको पता होने चाहिए कि किस पे कितना खर्चा हो रहा है। ओके इन टर्न ऑल द फंड्स जो भी हम यूज कर रहे हैं किसमें, अपग्रेडेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, या स्कूल बिल्डिंग को रिपेयर करना, टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट्स जो है वो बनाना या और नए लेके आना अगर कोई जरूरत है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग जो है लोकल मैनेजमेंट्स के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें टाइम टू टाइम, मतलब बेसिकली जो भी इनमें खर्च होगा वो टाइम टू टाइम जो है विलेज एजुकेशन कमेटी या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ग्राम पंचायत, एनजीओ, तो इन सबको जब ये चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इनको वो फंड्स भेजे जाने चाहिए टाइम टू टाइम। विलेज या स्कूल बेस्ड बॉडी की अगर बात करें तो वो एक होनी चाहिए टू फॉर्मली डिसाइड कि कहां पे कितना फंड जो है वो यूटिलाइज होगा। सो कोई भी ये चीजें भी हमें प्लान करनी पड़ेंगी कि कितना फाइनेंसिंग पैटर्न रहेगा, कैसे हम चीजों को मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे है, फाइनेंशियल लेवल पे है या लोकल लेवल पे है। तो वो सारी चीजों को मैनेज करना, और जब हम सब लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पावर जब नीचे तक हमने डिसेंट्रलाइज कर दी, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारा हो जाएगा। ठीक है जी। सो इस तरीके से हम प्लानिंग जो है वो करेंगे, स्पेसिफिकली जब हम यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड था कि एलिमेंट्री एजुकेशन को हम कैसे जो है बेटर तरीके से जो हमने सोचे हैं प्रोग्राम्स उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।